नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा। 9 आरोपियों के पास से जब्त की 19 मोटरसाइकिल। जिले में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। 26 मई को बालाघाट वारासिवनी में हुए 800 के अंतिम संस्कार। कोरोना कर्फ्यू में जिले के भीतर बढ़ी घरेलू हिंसा। 33 महिलाओं ने की शिकायत। 18 मामले में एफआईआर दर्ज। बैयर एसडीएम पर अभद्रता का आरोप। बिरसा के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जताया विरोध, की कलमबंद हड़ताल। दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ यास तूफान का जिले में भी दिख सकता है असर। 30 मई तक कई स्थानों पर बारिश की संभावना। 25 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 21 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 524 हो गई। 25 मई को 106 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 25 मई 2021 तक कुल 8,917 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8,333 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 25 मई को 106 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 524 मरीजों में से 438 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 7 मरीजों को अस्पताल का आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 70 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 9 मरीजों को आईसीयू में रखा गया। बालाघाट जिले में 25 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,31,674 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना के संभावित 70 मरीज भर्ती है। 25 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 892 सैंपल एकत्रित किए गए हैं और 25 मई को 1,167 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई। खलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आरंभा निवासी एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध दहेज में 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आराधना रंगारे 30 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर रामपायली पुलिस ने उसके पति अखिलेश रंगारे के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आराधना का मायका ग्राम मेहंदोली थाना रामपायली का है। आराधना का विवाह 2015 में अखिलेश रंगारे ग्राम आरंभा निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था, जिनके 2 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा 5 वर्ष और 2 वर्ष की बेटी है। बताया गया है कि 1 वर्ष से आराधना के साथ उसका पति नहीं रहता है और वहां आराधना को मारपीट करते हुए दहेज की मांग करता था। पीड़िता की शिकायत पर रामपायली पुलिस ने आराधना के द्वारा की गई रिपोर्ट उसके पति अखिलेश रंगारे के विरुद्ध धारा 498A, 294 भारतीय दंड विधान और 3/4 दहेज एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए 10 अप्रैल से जनता कर्फ्यू और 12 अप्रैल से कोरोना लॉकडाउन बालाघाट जिले के भीतर लगाया गया है। इस दौरान पारिवारिक कलह के मामले भी जिले के भीतर बढ़े हैं, जिनकी संख्या अप्रैल माह के कुछ रोज में ही 33 तक पहुंच गई। घरेलू हिंसा के मामले में इजाफा हुआ है, जिसमें मानसिक प्रताड़ना से लेकर दहेज प्रताड़ना और कोरोना संक्रमण काल में जब शराब दुकान बंद है तब भी महिलाओं के द्वारा पति के शराब पीने की परेशानी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। बालाघाट जिले के भीतर 10 थानों में ऊर्जा डेस्क की शुरुआत 31 मार्च 2021 से की गई थी और अमूमन 1 अप्रैल के बाद कोरोना का प्रभाव बड़ी तेजी से दिखने लगा था। शासन प्रशासन ने लोगों को घरों पर रहने की पाबंदी लगाई। इस दौरान घरेलू झगड़े भी बहुत ज़्यादा सामने आए। जिले के भीतर कुल 33 मामलों में 22 मानसिक प्रताड़ना, 10 दहेज प्रताड़ना और जब पूरे कोरोना के दौरान पूरे प्रदेश में शराब दुकान बंद थी तब भी महिलाओं के द्वारा पतियों के शराब पीकर प्रताड़ित करने की शिकायत आ रही है। ऐसा ही एक मामला महिला ऊर्जा डेस्क के संज्ञान में आया है। जांच के बाद 18 मामलों में एफआईआर दर्ज कर पति या फिर उसके परिजनों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान ऊर्जा डेस्क प्रभारी निरीक्षक संगीता सोलंकी बताती है कि शासन के द्वारा तय किए गए टोल फ्री नंबर 1090 पर पीड़ित महिलाएं जो फोन कर जानकारी देती है, जहां से संबंधित जिलों को वहां शिकायत प्रेषित की जाती है। महिलाओं की शिकायत और तथ्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाती है। बालाघाट जिले के भीतर अप्रैल माह में ऐसे 18 मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते कुछ दिनों से लगातार जिले के भीतर पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है।
यही नहीं, सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी कम हुई है। लेकिन दूसरी ओर जिले के भीतर मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 26 मई को बीते दिनों की तरह ही अस्पताल से लेकर गांव तक लोगों की मौत की जानकारी मिलती रही। इस दौरान जिला मुख्यालय में चाकपुर घाट शमशान में सुबह से लेकर देर शाम तक कुल 300 के अंतिम संस्कार किए गए। इसी तरह बारासूनी तहसील मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों में 26 मई को कुल 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें बारासूनी में 2, रामपायली में 1, कोचवाई में 1 और बुदबुदा में 1 व्यक्ति की मौत हुई। निश्चित ही वर्तमान समय में जिले के भीतर लॉकडाउन लगा हुआ है और बहुत अधिक जरूरी काम होने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आगामी दिनों में शासन अनलॉक की प्रक्रिया करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जिले वासियों को आगामी दिनों में बहुत अधिक सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है, जिससे संक्रमण के प्रभाव से वे सुरक्षित रह सके। रामपायली के एक फोटोग्राफर की करतूत सामने आई, जो एक युवती को 4 साल से शादी का झांसा देकर उसे अपने फोटो स्टूडियो में बुलाकर उसका देह शोषण करता था। अनुसूचित जाति की इस 30 वर्षीय युवती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर रामपायली पुलिस ने राहुल डायरे, रामपायली निवासी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। इस युवती के द्वारा रिपोर्ट करने के बाद यह फोटोग्राफर राहुल डायरे फरार बताया गया, जिसकी तलाश की जा रही है। 25 मई को यह युवती अपनी सहेली के साथ पुलिस थाना रामपायली पहुंची और राहुल डायरे के विरुद्ध रिपोर्ट की। रामपायली पुलिस ने अनुसूचित जाति की इस 30 वर्षीय युवती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर राहुल डायरे, रामपायली निवासी के विरुद्ध धारा 376(2)(N), भारतीय दंड विधान धारा 3(2)(V), 3(1)(W)(1) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। मध्य प्रदेश के भीतर आला अधिकारियों के द्वारा आम जनता से लेकर अपने ही कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अभद्रता किए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला बैयर अनुविभाग के अंतर्गत सामने आया, जब मीटिंग के दौरान आईएएस अधिकारी एसडीएम गुरु प्रसाद ने बिरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर सुनील सिंह से अभद्रता की। बैयर एसडीएम आईएएस अधिकारी गुरु प्रसाद के द्वारा अभद्रता किए जाने की जानकारी बकायदा बिरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर सुनील सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे को पत्र के द्वारा दी और बुधवार को बकायदा बिरसा के स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों ने इस अभद्रता के विरोध में कलमबंद हड़ताल की। पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा के दौरान डॉक्टर सुनील सिंह ने बताया कि 25 मई को सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बिरसा के दौरे पर थे। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एसडीएम गुरु प्रसाद के साथ ही आला अधिकारी उपस्थित थे। मीटिंग के दौरान एसडीएम श्री प्रसाद के द्वारा उनसे जानकारी ली गई कि 25 मई को वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुआ। तब उनके द्वारा बताया गया कि संविदा कर्मचारी और आयुष चिकित्सक हड़ताल पर है, जिस कारण वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। इस पर एसडीएम श्री प्रसाद के द्वारा उन्हें जमकर फटकार लगाई गई, जिससे वह बहुत अधिक आहत हो गए। जब हमने इस विषय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मीटिंग में क्या हुआ और उसके बाद का घटनाक्रम है, उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। बीएमओ डॉक्टर सुनील सिंह ने उन्हें कोई पत्र लिखा है, वह पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस संकट की घड़ी में वे जनता की सेवा के लिए तत्पर है और वह यह हड़ताल केवल बुधवार के दिन ही रहेगी। गुरुवार को पूरी सेवाएं पूर्व की तरह संचालित रहेगी। जब इस विषय पर हमने एसडीएम आईएएस अधिकारी गुरु प्रसाद से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया कि उन्हें बाइट देने का कोई अधिकार नहीं है। यदि इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क करें, उनसे जानकारी मिल जाएगी। जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बैयर के भीतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह से संचालित हो रही है। एक आईएएस अधिकारी इस कोरोना के संकट की घड़ी में फ्रंट पर काम करने वाले बिरसा के बीएमओ को फटकार लगाते हैं और इस दौरान बैठक में उपस्थित सांसद खामोश रहते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब बैयर एसडीएम आईएएस अधिकारी गुरु प्रसाद किसी कनिष्ठ अधिकारी या फिर आम जनता से अभद्रता करने के मामले में सुर्खियों में आए हो। इसके पहले ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब यह मामला सुर्खियों में आया, लेकिन हर बार प्रशासनिक स्तर पर इसे दबा दिया जाता है और राजनीतिक स्तर पर इसे तुल नहीं दिया जाता। नतीजा बैयर की जनता लगातार ऐसी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अपनी परेशानियों को निर्वहन कर रही है जो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। देखना अब यह है कि इस बार प्रशासन अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करता है या फिर पहले की तरह मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर स्थित एक मकान के 2 किराए के कमरों का ताला तोड़कर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात नकदी सहित 3,18,000 रुपए की चोरी कर ली।
कोतवाली पुलिस ने निखिल पटले 27 वर्ष ग्राम अगासी थाना कटंगी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निखिल पटले ग्राम अगासी थाना कटंगी निवासी बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर में पीजी राजू के घर में किराए के कमरे में रहते हैं। निखिल पटले के कमरे के से ही लगा एक कमरा है जिसमें रुपेश हरिनखेड़े भी किराए से रहता है। कमरे में दोनों का सामान रखा रहता है। 23 मई की शाम 6 बजे निखिल पटले अपने साथी रुपेश हरिनखेड़े के साथ किराए के कमरे में ताला लगाकर अगासी चले गए थे। 26 मई को प्रातः 5 बजे पड़ोसी ने फोन करके बताया कि तुम्हारे किराए के कमरे का ताला टूटा है और दरवाजा खुला है। लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोले गांव में इसी ग्राम की महिला धनेश्वरी पति यादवराव महेश्वरे 37 वर्ष ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर ली, जिसके जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 मई को जब धनेश्वरी बाई घर में थी और पति मोहल्ले में गए थे, तभी धनेश्वरी बाई ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। जिसके कुछ देर बाद धनेश्वरी बाई का पति घर लौटा तो देखा कि धनेश्वरी बाई बाथरूम में बैठी थी और कुछ बोल नहीं रही थी, जिसे तुरंत ही लांजी के अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद धनेश्वरी बाई को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान धनेश्वरी बाई की मौत हो गई। जिले में कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले में आ रही कमी को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1 जून से शासन के निर्देशों के तहत लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है, जिसको लेकर प्रदेश स्तर पर सुझाव भी जुटाए जा रहे हैं। जिले में काफी समय से आम जनता कोरोना कर्फ्यू को झेल रही है, लेकिन इस दौरान भी आम जनता ने प्रशासन का भरपूर सहयोग किया है, जिसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा जिले में कोरोना कर्फ्यू हटाए जाने को लेकर आम जनता से चर्चा की गई तो एक ही बात निकलकर सामने आई थी कि वर्तमान में आम जनता भी चाहती है कि लॉकडाउन प्रशासनिक तौर पर हटाया जाए, लेकिन दी जाने वाली ढील कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत होनी चाहिए। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े समीर शेख ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन के निर्देशों के तहत जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन को कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जानी चाहिए ताकि आमजन को राहत मिल सके। अपने ज़िले में नियम के आधार पर खोलना चाहिए, टाइमिंग लेके खोलना चाहिए। मार्केट तो खुलना चाहिए पूरा, लेकिन टाइमिंग लेके खोलना चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ दिनों के लिए भी टाइमिंग लेके, जैसे ताकि चर्चा चल रही है कि जो है तीसरी लहर भी आने वाली है और जो संक्रमण बढ़ेगा, तो इसको देखते हुए क्या स्थिति होना चाहिए? अभी तीसरी लहर का ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, संभावना है, जब आएगी तो सबके साथ ही है। तो आपको क्या लगता है, यानी कि पूरा मार्केट खोला जाना चाहिए? हाँ, पूरा है ना, चरणों में खोल देना चाहिए, टाइमिंग को लेकर खोलना चाहिए। तो लगता नहीं कि अगर ऐसा करते हैं तो संक्रमण बढ़ने के चांसेस रहेंगे? नहीं, तो उसके कुछ नियम लागू कर देना चाहिए सरकार ने। किस तरीके के नियम होना चाहिए? नियम टाइमिंग लेकर, जैसे हर पार्ट में आज ये या वो इस टाइप से दुकानें खोल देना चाहिए आधे में। हालांकि अभी तो संक्रमण बहुत कम हो गए, तो उसके हिसाब से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। युवा अब्दुल तौसीफ शेख ने कहा कि प्रशासनिक तौर पर जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उससे सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोगों को दिक्कतें आई है और उनकी रोजी रोटी का साधन छिन चुका है, और जैसे जैसे वे अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले काफ़ी कम हुए हैं। मेरा इसमें यही सुझाव है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि कोरोना गाइडलाइन को जारी रख के मार्केट ओपन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बंद होने की वजह से गरीब जनता जो है वो भी परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है। बड़े व्यापारियों का तो ठीक है, काम जो चल रहा है वो चल रहा है, पर गरीब जनता जो है वो परेशान है इससे। तो उनको देखते हुए मेरे विचार है कि मार्केट खुलना चाहिए, पर कोरोना गाइडलाइन के साथ, क्योंकि संक्रमण का भी खतरा है। मार्केट खुलने के बाद भीड़ बढ़ेगी तो संक्रमण तो बढ़ेगा ही। तो क्या चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है या फिर क्या करना चाहिए? एक टाइमिंग देके कोरोना गाइडलाइन के साथ में कुछ बदलाव करके, जो अभी नियम चल रहे हैं उसमें कुछ बदलाव करके अगर मार्केट खुले तो हो सकता है। बाकी संक्रमण को तो अभी तक के किसी ने समझा ही नहीं है कि किस तरीके से वो बढ़ रहा है या घट रहा है। लॉकडाउन उसका एक बहुत अच्छा उपाय है, पर लॉकडाउन ही पूरा उपाय नहीं है उसका, क्योंकि ठीक है घर पे रह के तो अपन कोरोना को कर ले रहे, कंट्रोल कर ले रहे, पर जो दूसरी परेशानी आ रही है, जो रोज़गार जिसको डेली मिलता है उसके लिए तो कुछ नहीं है।
क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कर्मचारी या जो भी है उनकी सैलरी बंधी हुई है, प्राइवेट कर्मचारी तो कहीं से कहीं तक के उसमें वो नहीं है। यानी तो जो मार्केट खुलने से ही सबको जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, बिल्कुल उनके साथ- गरीब परिवार परेशानी में है इस वजह से, क्योंकि वो अपना डेली रोजगार लेते हैं और उसी से अपनी दिनचर्या चलाते हैं। उनके पास तो कोई दूसरा आय का स्रोत होता ही नहीं है ना। इस संदर्भ में ऑटो चालक नंद किशोर खांडेकर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। लॉकडाउन तो खुल जाना चाहिए। क्या लॉकडाउन इसलिए खुल जाना चाहिए कि आज तक जितनी समथिंग चली है लॉकडाउन की प्रक्रिया चलिए, लोग समझ रहे हैं, समझते हैं और ज़्यादा फॉलो करेंगे इसको। यदि खुल जाए तो खुलने के बाद में लोग समझेंगे, करेंगे और लॉकडाउन खुल जाना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि ये जिस तरीके से पिछले साल जो है चरणबद्ध तरीके से खोला गया था लॉकडाउन, तो इस साल भी इसी तरीके से होना चाहिए क्या? नहीं, इसी तरीके से करेंगे तो कोई मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर और तकलीफ होगी। चरणबद्ध अगर धीरे धीरे खोलते हैं फिर धीरे धीरे बंद भी करेंगे। इससे अच्छा है कि एक बार खोल देना चाहिए। और जब रही बात करने की, बंद करने की, लोग जब बहुत जागरूक हो गए, बहुत समझदार हो गए, वो फिर से अगर बोलते हैं कि बंद किया जाए तो लोग फिर से बंद कर देंगे। तो क्या ऐसा लगता नहीं कि जैसे अगर लॉकडाउन खुलता है तो संक्रमण बढ़ेगा? या नहीं भैया, नहीं बढ़ेगा। लोग बहुत जागरूक हो गए, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर लोगों ने बढ़ा लिया है, लोग बढ़ गए हैं, लोग समझ गए हैं। बस लोग ज़्यादा कोरोना से कम डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं हम उससे, अपनी तकलीफों से जूझ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ खा नहीं रहे, कमा नहीं रहे, धमा नहीं रहे, तो इस वजह से बहुत परेशान है। तो खुल जाना चाहिए लॉकडाउन। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जन अभियान परिषद के लेखापाल निर्मल लिल्लारे ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अब कर्फ्यू में ढील दी जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील दी जाती है तो इसके सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि जनता काफ़ी जागरूक है और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रही है, जिसके कारण ही संक्रमण के ग्राफ में कमी आई है। बालाघाट नगर से दवाई की आड़ में शराब की तस्करी के चलते कोतवाली पुलिस ने बूढ़ी बालाघाट में एक घर के सामने खड़ी देसी विदेशी शराब से भरी एक मारुति वैन को जब्त किया है। यह मारुति वैन अरुण घुले बूढ़ी बालाघाट निवासी की बताई गई है, जो मारुति वैन पकड़े जाने के बाद फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मारुति वैन से दवाई की ट्रांसपोर्टिंग की जा रही थी और दवाई की आड़ में ही शराब की तस्करी भी की जा रही थी। बताया गया है कि इस मारुति वैन से बालाघाट से सिवनी शराब की सप्लाई की जाती थी। वहीं यह मारुति वैन से जबलपुर से प्रकाशित एक समाचार पत्र के लिए भी बालाघाट से सिवनी के लिए चलती थी, जिसमें रात्रि के समय अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जाता था। 26 मई की शाम 7 बजे सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने बूढ़ी में दबिश देकर मारुति वैन को पकड़ा, किंतु अरुण घुले फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने मारुति वैन को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया गया है। इस मामले की जांच पड़ताल देर रात तक की जा रही थी।